नमस्ते। हमारे संविधान में ना एक बहुत ही खास अनुच्छेद है। एक ऐसा आर्टिकल जो सीधे सीधे हमारे देश की विविधता की रक्षा करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 30 की। और चलिए मिलकर इसकी एक एक परत को समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने विविध देश में क्या कुछ समुदायों को मतलब माइनॉरिटीज को अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज खोलने का कोई स्पेशल राइट है? और अगर है तो आखिर क्यों है? और इससे जुड़ा एक और भी बड़ा सवाल कि अगर वो अपने संस्थान चला रहे हैं तो क्या सरकार उनके कामकाज में दखल दे सकती है? कितना? कैसे? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आर्टिकल 30 में। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय कि आखिर ये आर्टिकल 30 है क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल 30 कोई मामूली कानून नहीं है। ये एक फंडामेंटल राइट है, मतलब संविधान की दी हुई एक पक्की गारंटी। और ये गारंटी किसे मिली है? धार्मिक और भाषाई दोनों तरह के अल्पसंख्यकों को। किस लिए? ताकि वो अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकें, और सिर्फ बना ही नहीं बल्कि उन्हें चला भी सकें। मतलब अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने स्कूल कॉलेज या किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना भी सकती है और उसे मैनेज भी कर सकती है। सिंपल। ओके, तो ये अधिकार तो है, पर ये काम कैसे करता है? इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं? चलिए अब आर्टिकल 30 के जो मुख्य प्रावधान हैं, जो इसके सबसे ज़रूरी क्लॉज हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी क्लॉज 31 ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि सभी माइनॉरिटीज़, चाहे वो धर्म के आधार पर हों या भाषा के, उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और उन्हें मैनेज करने का पूरा पूरा अधिकार है। सच कहें तो यही इस पूरे आर्टिकल का दिल है। अब आता है क्लॉज 30(10)(1)(a। ये ना एक तरह का सेफ्टी गार्ड है। ये कहता है कि अगर कभी सरकार को किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी, मान लीजिए ज़मीन, अक्वायर करनी पड़ जाए, तो सरकार को उन्हें इतना मुआवजा देना होगा, इतना कॉम्पेंसेशन देना होगा कि वो उस पैसे से कहीं और अपना इंस्टीट्यूट दोबारा बना सके। मतलब अधिकार सिर्फ नाम का न रह जाए। और फिर है क्लॉज 32। ये बात करता है बराबरी की। ये कहता है कि सरकार जब भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मदद, मतलब फाइनेंशियल एड या ग्रांट देती है, तो वो सिर्फ इस वजह से भेदभाव नहीं कर सकती कि अरे इसे तो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी चला रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सबके लिए नियम बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने इसके नियम कानून तो समझ लिए, पर असल सवाल तो ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? हमारी सोसाइटी पर, हमारी संस्कृति पर इसका क्या असर पड़ता है? आइए समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ स्कूल कॉलेज खोलने की बात नहीं है। ये अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पहचान को बचाने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अधिकार है। ये संस्थान सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं होती, ये अपनी विरासत को जिंदा रखने के सेंटर बन जाते हैं। और यही तो भारत के सेक्युलरिज्म, हमारी धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत मजबूत पिलर है जो सबको साथ लेके चलता है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कम्युनिटी है जो एक स्कूल खोलना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को अपनी भाषा और अपनी परंपराओं के बारे में सिखाना चाहती है। तो आर्टिकल 30 उन्हें ये करने का पूरा अधिकार देता है। और सिर्फ अधिकार ही नहीं, ये भी पक्का करता है कि सरकार इसमें फालतू में कोई दखल अंदाजी ना करे। बस यही है इसकी असली पावर। और पता है, आर्टिकल 30 जैसे प्रावधान ही हमें हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत की याद दिलाते हैं। और वो ताकत है अनेकता में एकता। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि असल में। तो चलिए फटाफट से सारी ज़रूरी बातें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली, ये अधिकार खास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। दूसरी, वो अपने इंस्टीट्यूट बना भी सकते हैं और उन्हें चला भी सकते हैं। तीसरी, सरकार मदद देने में कोई भेदभाव नहीं कर सकती। और चौथी, अगर उनकी प्रॉपर्टी ली जाती है तो पूरा मुआवजा देना ज़रूरी है। ये 4 बातें इस आर्टिकल का निचोड़ हैं। तो आखिर में आर्टिकल 30 हमें सिखाता क्या है? ये सिखाता है कि भारत एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है, और इस गुलदस्ते में हर फूल को अपनी अलग पहचान, अपनी अलग खुशबू के साथ खिलने का पूरा पूरा हक है। और सही मायनों में यही तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है, समानता के साथ विविधता, यानी यूनिटी विद डाइवर्सिटी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, हमने आर्टिकल 30 को तो समझ लिया, पर ये आर्टिकल 29 से कैसे अलग है? दोनों में क्या फर्क है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।